हेलो बच्चों, हाउ आर यू। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों की प्यार और मोहब्बत इतना मिल रहा है तो एनर्जी बढ़ रही है। और फिर आपके लिए आ चुका हूँ एक नया चैप्टर लेकर के, नया लेक्चर प्लान लेकर के, जो कि आपके क्लास 10th एनसीईआरटी ज्योग्राफी चैप्टर 1 का 4th वीडियो है, पार्ट 4। आपने फर्स्ट वीडियो में रिसोर्स के बारे में पढ़ा था, फिर आपने क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स के बारे में पार्ट 2 में पढ़ा। पार्ट 3 में मैंने आपको रिसोर्स प्लानिंग एंड कंजर्वेशन की जानकारियां दी थी। और साथ ही साथ आज आपको एक चीज़ और याद दिला दूं कि फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड जो 3 वीडियो था आपके लिए, उसमें मैंने एक नया चीज़ किया है। उसमें एक टॉप राइट कॉर्नर पे आई बटन बनाया हुआ है, जिसको क्लिक करने पर आपको पता चल जाएगी कि इस चैप्टर में कितने लिस्ट ऑफ वीडियोज हैं। और आप उस लिस्ट ऑफ वीडियोज को सिस्टमैटिक वे में सेक्शन वाइज अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी हम करने जा रहे हैं और इससे रिलेटेड कई सारे मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस स्टेट लेवल पब्लिक सर्विस कमीशंस और यूपीएससी बीपीएससी वगैरह में भी पूछा जाता है। इसीलिए काफ़ी मेहनत करके आपके लिए बनाया जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप आई बटन को क्लिक करके हमारे हायरार्की को समझेंगे और लगातार उसे पढ़ते रहेंगे और अपना प्यार मोहब्बत हमें देते रहेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको कहा था कि मेरे प्यारे बच्चों, आपकी आंखों के सामने में जो कुछ भी दिख रहा है ना, दे आर रिसोर्सेज। मेरे दोस्त, ये ईश्वर ने हमें जो कुछ भी दिया है और हम अपने आंखों के सामने में देख रहे हैं, मुझे उसकी वैल्यू समझना चाहिए। वो ये रिसोर्स है। मैं एग्जांपल देता हूँ कि मान लीजिए आपको एक आयरन का कील मिल गया। कुछ लोग उसे फेंक देते हैं, कुछ लोग उसे उठा के रख लेंगे, अरे यार ये तो मुझे फोटो लटकाने में काम आएगा, दीवार पे कील ठोकेंगे, फोटो लटका देंगे। मेरे दोस्त, वो कील आपके लिए रिसोर्स की तरह काम किया है। तो आप एक छोटा सा एग्जाम्पल समझ सकते हैं। जरा सा आप इमेजिन कीजिए कि कौन कौन सा चीज़ है जो आपके लिए यूजफुल है, आपको पता चल जाएगी। देखिए, जो भी चीज़ आपको आपके लाइफ में यूजफुल होता है ना, वो रिसोर्स है। आप इमेजिन कीजिए, ग्लास में पानी पीते हैं, आपके लिए ग्लास एक रिसोर्स है, वाटर एक रिसोर्स है। तो इसमें कई सारी तो चीज़ें हैं। अब हमने आपके सामने में आज जो लाया है वो लैंड रिसोर्स है। क्यों कहते हैं ये लैंड रिसोर्स? क्योंकि इससे बड़ा रिसोर्स और क्या हो सकता है मेरे दोस्त। जिस पृथ्वी पर हम चलते हैं, जिस पृथ्वी पे गाड़ियां चलती है, हम एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचते हैं, क्या वो लैंड, क्या वो सरफेस, क्या वो मदर अर्थ के टॉप पार्ट जो लिथोस्फेयर है, वो हमारे लिए रिसोर्स नहीं हो सकता? यस, क्यों नहीं। इसीलिए हमने उसे लैंड रिसोर्स का कैटेगरी दिया है मेरे दोस्त। और यही रीजन है कि जो लैंड आप देख रहे हैं ना, ये एक बहुत बड़ा शब्द है मेरे यार। आप लैंड में देखिए, माउंटेन्स होता है, प्लेट्यू होता है, प्लेन एरिया होता है, कहीं गड्ढा होता है। तो हम ओवरऑल इस सब को लैंड बोलते हैं। लेकिन जब उस ओवरऑल लैंड में से हम कहते हैं कि ये एरिया प्लेन है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि लैंड एक बहुत बड़ा सेट है। मैथमेटिक्स के भाषा में अगर समझें कि लैंड एक बहुत बड़ा सेट है 10 नेचुरल नंबर का, तो प्लेन उसमें से 1 से 5 तक का नंबर हो सकता है, 1 से 4 तक का नंबर हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ बेटे? इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका प्लेन है वो लैंड का सबसेट है। लैंड में ही वो प्लेन आएगा। अगर मैं कहूँ कि लैंड मेरा एक सेट है, तो उसके अंदर में क्या होगा? कर्ली ब्रैकेट में सेट का जो रिप्रेजेंटेशन आप करते हैं, उसमें आप डालेंगे माउंटेन, कॉमा डालेंगे, फिर प्लेन, फिर डालेंगे आप प्लेट्यू। तो ये 3 एलिमेंट जो है वो लैंड का पार्ट हो जाएगा, राइट। हम आते हैं इस चैप्टर में ये सारी जानकारियां आपको क्लियरली बताने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे मेरा एज यूजुअल स्टाइल है आपको कहने के लिए कि इस चैप्टर को पढ़ने के लिए क्या होना चाहिए आपका कॉन्सेप्ट मैपिंग। तो स्टार्ट करिए ना। लैंड रिसोर्स में आपको मुझे पढ़ाना है सबसे पहले लैंड रिसोर्स। फिर आपको बताना है कि हमारे कंट्री इंडिया में लैंड यूसेज क्या होता है, माउंटेन में कितना यूज हो रहा है, प्लेन एरिया में हम कितना यूज कर रहे हैं और प्लेट्यू में क्या यूज कर रहे हैं। इन द सेम वे लैंड का यूटिलाइजेशन इंडिया में कैसे होता है, फॉरेस्ट में कहाँ पे होता है, लैंड का कल्टीवेशन, कितना एरिया हमारे पास है जिसे मैं कल्टीवेट करता हूँ, खेती बाड़ी में यूज करता हूँ, कितना परसेंट ऐसा है जो कि अनकल्टिवेटेड है, अदर अनकल्टिवेटेड लैंड एरिया के बारे में मुझे समझना है। उसके बाद है फैलो लैंड्स क्या होता है, जो कि आपका वेस्टेड लैंड्स है जिसमें आप खेती बाड़ी नहीं करते हैं, दैट इज कॉल्ड फैलो लैंड्स। या वहाँ का जो भौगोलिक स्थिति है, ज्योग्राफिकल सिचुएशंस है, वो हमारे यूजफुल आज तक नहीं हो पाया है।
तो कहिए कि आज नहीं हो पाया, लेकिन क्या ये कभी नहीं हो पाएगा? नहीं, टेक्नोलॉजी आने पर हम उसे यूज कर सकते हैं और हमारे लिए रिसोर्स बन सकता है। हम उसके परसेंटेज ऑफ एरिया ऑफ लैंड की भी बात करेंगे यहाँ पर। और फिर नेट सोन एरिया, कितना परसेंट जमीन ऐसे भारत में है लैंड जहां हम खेती बाड़ी करते हैं। और फिर हम उसका देखेंगे लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया क्या होता है, और फिर थोड़ा बहुत उसका ग्लोसरी पर ध्यान देंगे। तो आइए समझते हैं अपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव आज का हमारा क्या होगा। तो आफ्टर स्टडिंग दिस लेसन्स you will be able to understand recognize the significance of the land as a resource, explain the land under a variety of relief features. Relief features में बेटे आता है mountain, plateau and plains, and know about the land use and its utilization in India. These are my aim to study today. Okay, and so I am going to start the tutorial parts. This is our motherland India on the center of the screen, and the right side you can see here forest, farming, plain and river valley. तो start the land resources. मेरे प्यारे बच्चों, लैंड जिस पर कि आप चलते हैं वो रियली एक नेचुरल रिसोर्सेज है। हमने, आपने या हमारे पूर्वजों ने इसे नहीं बनाया। गॉड हैज गिफ्टेड मी सच ए काइंड ऑफ रिसोर्स। So this is the land, and land is the most important natural resources for our lives. Without land, we can't sustain here. So what supports? Land supports natural vegetations. वाइल्ड लाइफ आप इस स्क्रीन पे देख रहे हैं, पृथ्वी अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा है और हम देख रहे हैं ये ट्रांसप्लांटिंग, पैडी क्रॉप्स का ट्रांसप्लेशन चल रहा है। ये वाइल्ड लाइफ आप इस पिक्चर में मूव करते हुए देख रहे हैं। आप यहाँ पर एक ग्रीन एरिया देख रहे हैं, ये आपका ह्यूमन लाइफ स्टाइल आपको दिखा जा रहा है। ये देखा जाए तो इस प्रकार की इकोनॉमिक एक्टिविटी है खेतीबाड़ी करना। क्यों है ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज? क्योंकि हम इसे खेतीबाड़ी करके उपजा करते हैं, उपज होती है, गेहूं हो, धान हो, पैडी क्रॉप्स हो, कुछ भी हो, व्हीट्स हो, हम उससे खाते भी हैं और अगर सरप्लस आ जाता है तो बेचते भी हैं। तो खाना भी हो गया और आमदनी का भी एक जरिया हो गया। तो मेरे दोस्त, ऐसा कोई काम जिससे हम ट्रेड कर सकते हैं, आमदनी हो सकती है, उसे ही तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहा जाता है। जो आजकल कोरोना के पीरियड में बंद हो चुका था, त्राहिमाम चलने लगी, सभी लोग परेशान हो गए और फिर उसे गवर्नमेंट ने आफ्टर 2 और 3 लॉकडाउन के बाद स्टार्ट कर दिया। कई सारे कंट्री में स्टार्ट हो गई है। तो ये लैंड हमें ट्रांसपोर्ट में भी सहायता पहुंचाता है और ये लैंड कम्युनिकेशन सिस्टम का एक सबसे बड़ा नमूना है। हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर कम्युनिकेट करते हैं वाया ट्रांसपोर्ट, बस से, ट्रेन से, कहीं पर भी जाते हैं, मोबाइल रेफरेंस से भी जाते हैं तो उसका भी टावर लगाते हैं, एंटीना रिसीवर होता है, ट्रांसमीटर होता है। तो वो लैंड है, पिलर लगाते हैं, फिर रिसीवर और ट्रांसमीटर को यूज करते हैं। तो आपको क्या लग रहा है, लैंड हमारे लिए कितना ज़्यादा यूजफुल नहीं है? तो जरा समझिए और आगे बढ़ते हैं लैंड के बारे में इसकी जानकारी लेने के लिए। लैंड हमारे पास जितना भी इस दुनिया में है उसमें लैंड आपका 30% है। टोटल एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस ओनली 30%, और जो 70% है दैट विच बी यूज्ड एज ए वाटर बॉडीज। सो इट इज द मोस्ट बेसिक रिसोर्स मेरे डियर। 100 में से आपको सिर्फ 30% ही आपके पास लैंड है। इसकी सुरक्षा करना भी हम लोगों का दायित्व होना चाहिए। ड्यू टू वेरिएशन इन टोपोग्राफी, टोपोग्राफी मतलब होता है मेरे दोस्त माउंटेन, प्लेट्यू, रिलीफ फीचर्स जिसको आप कहते हैं। प्लेन एरिया है, माउंटेन है, प्लेट्यू है, दीज आर द टोपोग्राफीज। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये डिजर्ट है और ये प्लेन एरिया है। यहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटी चल रहा है, खेतीबाड़ी की काम हो रहा है, और यहाँ पर खेतीबाड़ी की काम नहीं हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये मेरा वेस्ट ऑफ लैंड है, लेकिन इसका भी कभी कभी जरूरत होता है, बताएंगे आपको आगे वीडियो में। ऑल द पार्ट्स ऑफ द लैंड आर नॉट हैबिटेबल। हैबिटेट कहता है यू आर द इनहेबिटेंट्स ऑफ इंडिया, आप भारत के निवासी हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका घर भारत में है, यानी किसी पर्टिकुलर प्लेस पे है, सो यू आर ए इनहेबिटेंट्स ऑफ इंडिया। तो आप कहेंगे ना कि इंडिया हैबिटेबल पार्ट हो गया हो। तो मेरे दोस्त, हैबिटेबल पार्ट का मतलब होता है कि जहां पर आदमी, मनुष्य और ये ह्यूमन बीइंग्स घर बना के रहते हो, वो उसका हैबिटेबल एरिया होता है। तो मैंने क्या कहा कि ऑल पार्ट्स ऑफ द लैंड आर नॉट हैबिटेबल। तो आपके दिमाग में ये चीज गूंजना चाहिए, अच्छा लैंड पे हर एक जगह आदमी नहीं रह सकता, नहीं रह सकता। डेजर्ट में बहुत कम होता है ना पॉपुलेशन, स्पार्सली पॉपुलेशन हो जाता है। आप अमेजन घाटी की बात कीजिए ना, साउथ अमेरिका में, वहां पर देखिए कई सारे लोग पानी में अपना बैम्बू का घर बना बना के रहते हैं। तो आपने देखा कि कहीं पे अधिक से अधिक लोग रहते हैं, कहीं से कम लोग रहते हैं। तो ये टोपोग्राफी पे डिपेंड करता है कि उसकी ह्यूमन एक्टिविटी जो है वो कितना अच्छा हो रहा है। तो फिर हम बात करते हैं प्लेन्स एंड रिवर वैलीज की। तो प्लेन्स एंड रिवर वैलीज आर मोस्टली डेंसली पॉपुलेटेड बिकॉज दे आर सुटेबल फॉर द एग्रीकल्चर्स।
एग्रीकल्चर के लिए पानी चाहिए, रिवर के साइड पे आपने घर बनाया और तुरंत आ गया। आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री सिविक ज्योग्राफी में, हिस्ट्री में भी आपने पढ़ा था कि जो भी पुराने ज़माना में सिविलाइजेशन से स्टार्ट होता था वो रिवर के साइड में होता था, क्योंकि पानी भी आसानी से मिल गया, जलीय जीव जो मछली के रूप में मिल गया, तो लोग अपना खाते पीते थे, अपना काम चलाते थे, तो उनके लिए यूजफुल होता था। इसीलिए रिवर वैली के साइड में ही अच्छा से अच्छा पॉपुलेशंस डेवलप हुआ, सिटीज बना। दिल्ली भी आपके यमुना के साइड में है और लंदन भी आपके टेम्स नदी के साइड में है, आपको याद रखना चाहिए। और कोलकाता भी हुगली नदी के किनारे है और कानपुर भी गंगा नदी के किनारे है, आप ऑलरेडी जानते हैं। और जो प्रयागराज है वो भी आपको गंगा के किनारे है। तो आपने इतने सारे एग्जाम्पल से तो समझ गए होंगे कि जो भी हमारे ह्यूमन एक्टिविटीज और हमारा जो सिविलाइजेशन से स्टार्ट होता है, जो सिविलाइजेशन मेरा ग्रो किया है, वो सभी के सभी रिवर्स के किनारे में ही हुआ है। ओके, सो ऑन दी अदर हैंड वी कैन से दैट कि स्टीप स्लोप्स जहाँ पे है, वाटर लॉगिंग एरिया जहाँ पे है, जैसे मैंने अमेजन घाटी की बातें की पिछले स्लाइड में, तो वहाँ पर स्पार्सली पॉपुलेशन होता है। स्टीप स्लोप, आप हरिद्वार जाते हैं और उससे आगे आप देहरादून जाते हैं, उससे आगे आप मसूरी जाते हैं, फिर उससे आगे आप टॉप पर चलते जाइए, पॉपुलेशन घटती चली जाती है और पॉपुलेशन एरिया कम होता जाता है, तो इसको बोलते हैं स्पार्सली पॉपुलेटेड एरिया। तो लैंड एरिया में मेरे दोस्त अच्छा से पॉपुलेशन अधिक से अधिक होता है, और आपको पता ही होगा यूपी और बिहार लैंड एरिया है, और रिवर के किनारे गंगा नदी यूपी बिहार होते बंगाल होते हुए जाती है, तो आपको पता होगा कि यूपी और बिहार कितना मोस्टली पॉपुलेटेड एरिया है। हम इसमें कुछ पार्ट डू यू नो में भी रखे हुए हैं आपके लिए। इसमें देखिए क्या कहता है कि 90% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन लाइव्स ओनली ऑन 30% ऑफ द लैंड एरिया। सोचिए, जो 30% आपका लैंड एरिया है उसी में 90% पॉपुलेशन रहता है, तो डेंस हो जाएगा ना ज़्यादा। और जो रेस्ट 10%, द रिमेनिंग 70% ऑफ द लैंड इज एदर स्पार्सली पॉपुलेटेड और इनहेबिटेड, और वहाँ पर पॉपुलेशन होता ही नहीं है। तो इस पिक्चर में एक पाई चार्ट में आपको दिखाया गया, द नंबर ऑफ पर्सन इन दिस स्मॉल एरिया इज मोर देन द नंबर ऑफ पर्सन इन दिस एरिया. So this green area have a 30% and this violet area has this is brown area has a 70%. So you can see here कि 30% में कितना ज़्यादा डेंसिटी है और 70% में कितना कम डेंसिटी है। तो अगर हमारे पास मेरे दोस्त टेक्नोलॉजी आ जाए तो हम यहाँ पर भी अधिक से अधिक घर बना के रह सकते हैं। ओके, तो टेक्नोलॉजी से हम इसे रिसोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये आप शुरू से ही जान रहे हैं। आइए हम देखते हैं लैंड यूज इन इंडिया। हम इंडिया में लैंड को कितना यूज़ करते हैं। तो इंडिया हैज लैंड अंडर ए वेराइटी ऑफ रिलीफ फीचर्स, जिसको आप टोपोग्राफी कहते थे। सो रिलीफ फीचर्स में आ गया माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन एंड आइलैंड्स। 4 रिलीफ फीचर्स की हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। तो रिलीफ फीचर से आप देख रहे हैं ये माउंटेनियस रीजन है, ये आपका प्लेन का रीजन है और ये प्लेट्यू रीजन है, और आइलैंड्स भी होते हैं। आइलैंड्स जो कि ऑल साइड्स पानी से घिरा हुआ रहता है, उस पार्ट को हम आइलैंड्स बोलते हैं, और आपको ये चीज पता है। तो आइए हम माउंटेन के क्षेत्र में देखते हैं। About 30% of the land area in India is in the form of mountain. 30% जो भारत का भूभाग है वो फॉर्म ऑफ माउंटेन में है, और माउंटेन सपोर्ट्स द पेरेनियल फ्लो ऑफ रिवर्स। व्हाट डू मीन बाय पेरेनियल फ्लो ऑफ रिवर्स? तो थ्रू आउट जो रिवर आपको मिलती है, जो माउंटेन से बाहर निकलती है और थ्रू आउट द ईयर आपको पानी लेके वो फ्लो करता है, दैट इज कॉल्ड द पेरेनियल रिवर्स। फॉर एग्जाम्पल गंगा है, यमुना है, ये सब आपके पास पेरेनियल रिवर्स के रूप में आते हैं। सो व्हिच कैरी फर्टाइल सॉइल्स। जो माउंटेन से रिवर उतरते हैं तो पूरा वहाँ से काटते हुए, पत्थरों को काटते हुए, मिट्टियों को काटते हुए अपने साइड कुछ सॉइल्स लेके आते हैं, वेरी फर्टाइल सॉइल्स होता है, और वो आपको प्लेन एरिया में आते हैं और कहीं पर उसको डिपॉजिट कर देते हैं। उसको एलुवियल सॉइल के नाम से जाना जाता है, जो आपको नेक्स्ट रिसोर्स में पढ़ाऊंगा। तो वो रिवर आते हैं और आपको फैसिलिटेट करता है, सुविधा देती है इरिगेशन करने में, पानी पीने के लिए ड्रिंकिंग वाटर आपको ईजिली मिल जाता है। तो इंडिया में माउंटेन्स में 30% लैंड का यूज होता है, ये आप समझ गए। फिर आप पता है इट इज ऑल्सो प्रोवाइड्स फैसिलिटी ऑफ टूरिज्म और इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, दोनों को ये प्रोवाइड करते हैं। तो माउंटेन में आपने देख लिया, फर्टाइल सॉइल्स के कारण इतनी अच्छी खेती बाड़ी होती है, ये पिक्चर में आप देखिए। इरिगेशंस में देखिए लोग रिवर से पानी निकाल के खेतों में पटा रहे हैं। पेरेनियल रिवर्स को देखिए आप किस तरीके से अपने चैनल बना के पानी से पहाड़ों से नीचे उतर रहा है ये। और फर्टाइल लैंड, जो आप ऑलरेडी फर्टाइल सॉइल्स को देख चुके हैं। तो आइए बात करते हैं प्लेन का। मेरे दोस्त ये इंडिया का प्लेन है, आप इसे नॉर्दर्न प्लेन के नाम से जानते हैं। इस नॉर्दर्न प्लेन में आपको यहाँ से पंजाब है, हरियाणा है, दिल्ली है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, बिहार में, और फिर ये आसाम का थोड़ा सा पार्ट, ये सारे आपको नॉर्दर्न प्लेन में आता है। और ये देखिए गुजरात में ये सब चीज़ें,
और ये आपका कोस्टल प्लेन एरिया है, वेस्टर्न और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। तो ये 43% लैंड एरिया जो है आपके पास वो प्लेन के फॉर्म में है। अबाउट 43% ऑफ द लैंड एरिया इन इंडिया इज इन द फॉर्म ऑफ प्लेन्स। ओके, सो नाउ ये जो प्लेन है क्या प्रोवाइड करता है आपको? दिस प्रोवाइड द फैसिलिटीज फॉर द एग्रीकल्चर, बिल्डिंग ऑफ इंडस्ट्रीज एंड हाउसेज एक्सेट्रा। और आप देख सकते हैं कि ये लैंड आपको इंडस्ट्री दे रहा है, यहाँ पर आप हाउस घर बना के रह रहे हैं, एग्रीकल्चर की एक्टिविटी आप यहाँ पर कर रहे हैं, और आपको ये भी याद रखना है कि इंडिया में 43% लैंड एरिया इस चीज में व्यस्त है। अब हम चलते हैं आपके पास प्लेट्यू में। प्लेट्यू जो है अबाउट 27% हो गया, आप खुद कैलकुलेशन कर लीजिए। माउंटेन में आपके पास 30% हो गया, प्लेन में आपके पास 43% हो गया, दोनों मिला के 73 हो गया, रेस्ट पार्ट बच गया आपके 27 आउट ऑफ 100। तो ये आपको हो गया प्लेट्यू एरिया में। तो ये आपको प्लेट्यूज में है, और ये क्या प्रोवाइड कराता है आपको? मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स एंड फॉरेस्ट। ये जो एरिया आप देख रहे हैं इंडिया के मैप में, ये कलर आपको साउदर्न प्लेट्यू और विद दी छोटा नागपुर प्लेट्यू जो यहाँ पर झारखंड के साइड में है, और जो सेंट्रल हाईलैंड है उसको अपने आप में कवर किए हुए हैं। और ये पूरा का पूरा एरिया हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ये हमें मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स एटसेट्रा और कई सारे फॉरेस्ट भी यहाँ पर होते हैं जो यहाँ पर आप देख सकते हैं। फॉरेस्ट इन द प्लेट्यू इन द फॉर्म ऑफ लाइक दिस, मिनरल्स बेल्ट आपके पास है ऐसा इस एरिया में, फॉसिल फ्यूल्स देखिए किस तरीके से बाहर निकाली जा रही है। शो कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये आपके लिए। अब हम चलते हैं लैंड यूटिलाइजेशंस के बारे में। लैंड रिसोर्सेज आर यूज्ड फॉर द फॉलोइंग पर्पसेज, सो वी हैव टेकन हियर एट लीस्ट 5 पर्पसेज फॉर यू। ओके, जो कि हमारे सिलेबस में है और जो हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है, और जो अभी अब हमारे बोर्ड एग्जामिनेशंस में आने वाला है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस टॉपिक्स। तो हम इसमें बात करेंगे सबसे पहले फॉरेस्ट का। आफ्टर दैट वी हैव टू टॉक अबाउट द फैलो लैंड्स and net the net shown area of India, other uncultivated land and land not available for cultivations. So firstly, forest. मेरे दोस्त आप यहाँ देख सकते हैं दिस इज द इंडिया, और ये जो कलर आपने देखा लगभग लगभग ग्रीन कलर के आसपास है, ये आपका ये फॉरेस्ट इज ए लार्ज एरिया ऑफ लैंड कवर्ड विद ट्रीज और अदर वुडी वेजिटेशंस एज यू शो इन द पिक्चर हियर। वुडी वेजिटेशंस, ट्रीज एंड फॉरेस्ट रीजन्स। सो अगर हम बात करें 1960 के दशक में, तो हमारे यहाँ फॉरेस्ट 18.11% का यूज होता था। लैंड कवर्ड जो था, लैंड एरिया कवर्ड विद ट्रीज एंड अदर वेजिटेशन, ये 18.11%। ओके, और हमने उसे बढ़ा के 2002-2003 में 22.57% हो गया जनरल लैंड यूज कैटेगरीज में। ओके, सो इन इंडिया, सो हमने इसे बढ़ाया है। नाउ सो नेट सोन एरिया इन द इंडिया, the area sown more than once in an agriculture year plus net sown area is known as gross cropped area। क्या होता है gross cropped area? देखिए, एरिया सोन जो आप यहाँ पर देख रहे हैं और जिसमें खेती बाड़ी हो रही है once in agriculture year plus net sown area is known as gross cropped areas। तो इसमें हमने देखा कि भारत के इतने भूभाग में प्लेन एरिया जो हमारे पास था प्लस प्लेट्यू का एरिया भी है, ये मोस्टली हमारे पास नेट सोन एरिया है। अगर मैं बात करूं 60 के दशक में 1960, तो 45.2% नेट सोन एरिया आप इस पाई चार्ट में देख सकते हैं। एंड अगर मैं 2002-2003 की बात करूं तो ये 43.41% आ गया। तो ये थोड़ा सा रिड्यूस हुआ है क्योंकि कई सारे और भी एरिया में फॉरेस्ट लगा दिया गया है, तो नेट सोन एरिया आपके रिड्यूस हो रहे हैं। ओके, क्योंकि जरूरी है अधिक से अधिक फॉरेस्ट लगाना, जिसे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, जब ब्रिटिश हमारा देश जब स्वतंत्र नहीं था, इंडिपेंडेंट नहीं था, उस वक्त उस फॉरेस्ट को काफ़ी काट के ख़त्म किया गया था। तो उसे इंक्रीज करना पड़ेगा टू बैलेंस द नेचर एंड जो हमारा समस्या है, जो हमारे ग्लोबल वार्मिंग चल रहा है उसके रीजन से हमें अपने इस फॉरेस्ट को बढ़ाना पड़ रहा है। नाउ वी कम टू द पॉइंट ऑफ द अदर अनकल्टिवेटेड एरिया। अगर हम अदर अनकल्टिवेटेड एरिया की बात करें तो परमानेंट पैस्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड जो कि हमारा अनकल्टिवेटेड एरिया है, लैंड अंडर मिसलेनियस ट्रीज क्रॉप्स ग्रुप्स नॉट इंक्लूडेड इन नोट सोन एरिया एंड कल्चरेबल वेस्ट लैंड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 एग्रीकल्चर ईयर्स। आप इसमें देखिए यहाँ पर इस पाई चार्ट में देयर आर 4 कलर्स,
परमानेंट पैस्चर एंड ग्रेजिंग लैंड, अगर आप इस कलर की बात करें तो ये आपका 4.71% है यहाँ पर। और अगर लैंड अंडर मिसलेनियस ट्रीज एंड क्रॉप ग्रुप्स की बात करें तो ये 1.5%। और कल्टिवेटेड वेस्टलैंड की अगर बात करें, कल्चरेबल वेस्टलैंड, तो ये आपका 6.23%। तो आप इतने परसेंट जो है अनकल्टिवेटेड लैंड आपके इंडिया में है अकॉर्डिंग टू 60-61। अगर हम 2002-2003 के बेस्ट डाटा पे बात करें तो परमानेंट पैस्चर्स ग्राजिंग लैंड आपके पास 3.45% था, लैंड अंडर मिसलेनियस ट्रीज एंड क्रॉप्स ग्रुप्स इसमें 1.1% एंड कल्चरेबल वेस्टलैंड जो 4.41% था। ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू से द लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टिवेशन। ओके, जो कल्टीवेशन नहीं होता, जैसे कि बैरन एंड वेस्टलैंड, आप यहाँ पर देखिए थार डिजर्ट है आपके पास, और ये आपके पास जम्मू कश्मीर के टॉप पॉइंट्स वजह से लद्दाख के रीजन से होते होते और यहाँ पर उत्तराखंड के चाइना बॉर्डर से रिलेटेड, और ये सिक्किम में कुछ पार्ट होते और यहाँ पर आपको अरुणाचल प्रदेश के टॉप मोस्ट चाइना बॉर्डर से रिलेटेड, ये सब जो पार्ट है वो अनकल्टिवेटेड लैंड है। सो लैंड पुट ऑन नॉट ऑन एग्रीकल्चर यूज, एग्जाम्पल में बिल्डिंग, रोड्स एंड फैक्ट्रीज एक्सेट्रा। ओके, तो ये जो चीज़ें हैं हमारे पास, अगर हम इसमें 60-61 के दशक की बात करें तो बैरन वेस्टलैंड जो हमारे पास था वो लगभग 12.01% है। और अगर एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चर यूज की बात करें तो 4.95%। लेकिन अगर रिसेंट की बात करें 21 सेंचुरी में 2023 में, तो हमारे पास बैरन वेस्टलैंड 7.92% और एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चर यूज 6.29%। तो आप क्या देख रहे हैं इसमें कि आपका जो ये पार्ट है बैरन वेस्टलैंड, ये धीरे धीरे घट रहा है। पहले 12.01 था, अब ये 7.92 आ गया। इसका मतलब है कि टेक्नोलॉजी यूज करने के बाद हम लैंड को मोर एग्रीकल्चर के दृष्टिकोण से अच्छा करते जा रहे हैं। तो फिलहाल ये स्थिति इसका बना हुआ है। मेरे दोस्त, अब हम चलते हैं आफ्टर ऑल 4 टॉपिक्स फैलो लैंड पर चलते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय फैलो? Fallow is the stage of crop rotation in which the land is deliberately not used to raise a crop. Ground may be followed as a part of the larger crop rotation plan or as a method to conserve moisture, as in the summer fallow technique used in the dry land farming. So in this pie chart you can see here the fallow's other current fallow. 3.5% is fallow's other current fallow and 3.73% for the current fallow on the basis of 1960-61. On the basis of 2002-2003 general land use, fallow's other current fallows is 3.82% and current fallow is 7.03%. Okay, now see here some next things. Current fallow means what? Left without cultivation for 1 or less than 1 agriculture a year. And other current fallow means what? Left uncultivated for the past 1 to 5 agriculture years. So now you can understand all these things. ये हमारा लैंड यूटिलाइजेशन इन इंडिया था। अब इसमें कुछ और भी चीज है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर एक पाई चार्ट है आपको जिसमें कि हमने इस 9 पॉइंट के बारे में चर्चा किया। देयर आर 9 पॉइंट्स है। अगर आप फॉरेस्ट की बात करें और 60-61 दशक की बात करें तो इसमें आपको फॉरेस्ट जो है वो 18.11% था, पहले भी देख चुके हैं। जो बैरन वेस्टलैंड था आपको याद होना चाहिए 12.01% है। एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चर यूज इसमें 4.95%। परमानेंट पैस्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड आपको 4.71%। एरिया अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स एंड ग्रुप्स ये आपको 1.5%। कल्चरेबल वेस्टलैंड 6.23% एंड फैलोज अदर करेंट फैलो जो कि यूजफुल नहीं है उसमें आपको 3.5% और करेंट फैलो इसमें आपको हो गया 3.73% और दिस इज द नेट शोन एरिया 45.26%। इस सारे को प्लस करने पर आपको 100% आएगा। इन द सेम वे अगर आप 2002 और 2003 के हिसाब से देखें तो आप इसे देख सकते हैं कि आपके नेट शोन एरिया यहाँ पर 43.41% है और जो अदर बैरन वेस्टलैंड है जो आप यहाँ देख रहे हैं 6.29%। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर द बेसिकली बोर्ड एग्जामिनेशंस के बच्चों के लिए भी और जो खास करके डेटा स्टैटिक्स की तरह बीपीएससी और यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनको तो ये एकदम निश्चित रूप से याद कर लेना चाहिए। अब हम चलते हैं ये लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। मेरे दोस्त, मेरे बच्चों, पैटर्न ऑफ यूज ऑफ लैंड डिपेंड्स अपॉन 2 फैक्टर्स।
पहला होता है उसमें फिजिकल फैक्टर्स और दूसरा होता है ह्यूमन फैक्टर्स, एंड बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट. सो वी हैव टू स्टार्ट फर्स्ट द फिजिकल फैक्टर्स. क्या सब होते हैं फिजिकल फैक्टर जो कि लैंड यूज को इफेक्ट करता है? सो मेरे बच्चों, लैंड यूज को क्लाइमेट, टोपोग्राफी और टाइप्स ऑफ सॉइल एटसेट्रा आर कंसिडर्ड एज ए फिजिकल फैक्टर. क्यों भाई? क्योंकि जो आपके लैंड है उसको क्लाइमेट अफेक्ट करता है, और टोपोग्राफी में जो माउंटेन, प्लेन और रिलीफ फीचर्स के बारे में आपने पढ़ा वो भी उसको अफेक्ट करता है. तो ये चीज, थ्री चीजें आपको फिजिकल फैक्टर के रूप में याद रखना है जो कि लैंड को अफेक्ट करता है. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू सी द पैटर्न ऑफ sorry. So now physical factors, now the human factors. Human factors: population, technology, skill and population density, tradition, capability etc. are considered as human factors. जैसे पॉपुलेशंस देखिए, ये भी लैंड को अफेक्ट करेगा. पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी तो इतना लैंड कहाँ से आएगा घर बनाने के लिए. टेक्नोलॉजी है और ये भी इसको अफेक्ट करता है, और स्किल्स ये. तो अब हम देखते हैं इसके आगे. द पैटर्न ऑफ नेट सोन एरिया वेरीज वाइडली फ्रॉम स्टेट टू स्टेट. अगर आप भारत के अलग अलग स्टेट की बात करें तो जो नेट सोन एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन में होता है. आपने ओवरऑल तो पाई चार्ट पे देख लिया था, बट यहाँ पर आप स्टेट वाइज देखिए थोड़ा सा, तो आपको पता चल जाएगा कि इट इज़ ओवर 80% ऑफ द टोटल एरिया इन पंजाब और हरियाणा. पंजाब और हरियाणा में 100%, 80% जो लैंड एरिया है वो एग्रीकल्चर में यूज होता है, सोन एरिया में. आप अगर अरुणाचल प्रदेश की बात करें, ठीक है, और इट इज लेस देन 10% इन अरुणाचल प्रदेश. अरुणाचल प्रदेश की बात करें जो यहाँ पर है, यहाँ पर वहाँ पर जितना भी लैंड है उसमें से ओनली 10% एग्रीकल्चर में यूज हो रहा है. मिजोरम की बात करें, यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर आप लेस देन 10% की बात कर रहे हैं. अगर आप मणिपुर की बात करें तो लेस देन 10% यहाँ पर जो है सोन एरिया होता है. एंड अगर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की बात करें जो हमारा आइलैंड्स है, तो यहाँ पर भी लेस देन 10% ही यूज होता है. तो सच डिफरेंस इज क्रिएटिंग ए लॉट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इन लैंड यूसेज इन इंडिया. जहां एक तरफ पंजाब हरियाणा में आप 80% की बात कर रहे हैं, वहां आप अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में 1/8 पार्ट की बात कर रहे हैं, ओनली 10%. ओके, सो इसमें एक और भी चीज है जो आप जानते होंगे कि अकॉर्डिंग टू द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952, the forest should be 33% of the total geographical area of that country, which is essential to maintain ecological balance. हमारे देश में जो न्यू नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है 1952 में जो बनाया गया था, उसके हिसाब से हमारे पास जितना भी लैंड एरिया है, जो आपको पता है हमारे पास कितना है, वो उसका 33% हमारा जोग्राफिकल एरिया में फॉरेस्ट होना चाहिए, तभी ये इकोलॉजिकल बैलेंस होगा, जो कि अभी हमारे पास 10% कम है. अकॉर्डिंग टू 2003 जो कि आपने लैंड यूटिलाइजेशन में देखा था, हमारे पास फॉरेस्ट है, हमें 10% और बढ़ाने की जरूरत है. तो डिफॉरेस्टेशन, और डिफॉरेस्टेशन में देखें लकड़ी को काट लिया जाता है, कई सारे वन में से पेड़ को काट के हटा दी जाती है, दैट इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन इन इंडिया. बट द फॉरेस्ट एरिया इन इंडिया इज फार लेस देन द डिजायर्ड मेजर्स. कहाँ हमको 33 चाहिए और हमारे पास है 22, उसमें से भी हमारे यहाँ पेड़ काटा जा रहा है. सो दिस इज बिकॉज ऑफ द इलीगल डिफॉरेस्टेशन एंड डेवलपमेंट व्हिच कैनॉट बी ओवरलुक्ड. सच कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स एंड बिल्डिंग एटसेट्रा में इसे काट के हटाया जाता है, इस पे रोक लगनी चाहिए. तो हमने लैंड यूसेज इन इंडिया भी देख लिया. अब हम चलते हैं इसके ग्रोथ शेयरी के बारे में. क्या क्या चीज हमने इसमें पढ़ा? लैंड रिसोर्स के बारे में पढ़ा. लैंड इज द मोस्ट इंपोर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज. इट सपोर्ट नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन एक्टिविटीज एंड एक्सेट्रा. एंड लैंड कवर्स ओनली 30% ऑफ टोटल एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस इंडिया. एंड आफ्टर दैट वी हैव टू सी लैंड यूसेज इन इंडिया. तो हमने इसमें देखा कि वेराइटीज ऑफ रिलीफ फीचर्स इंडिया हैज, माउंटेन्स, प्लेट्यूज, plains, islands, etc. So in the case of mountain, 30% of the land area in India is the form of mountain. 43% of the land area in India is the form of plains, and 27% of land area in the India is the form of plateaus. And after that, we have seen this pie chart already. You have seen this according to the 1961 or according to the 2002-2003. And after that, what we have seen the land uses pattern in India. Pattern of use of land depends upon the physical and human factors both.
Climate, topography, type of the soil, etc. are considered as a physical factor, while population, technology, skill, population, density, tradition, and capability, etc. are considered as the human factors. You have already shown that in Punjab and Haryana, 80% of the total area of land area has been used for the agriculture purpose, and you have the same time you have already seen that in the case of Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, and Andaman and Nicobar Islands, they use only 10% lands. So this is the diversity that we have studied here. Okay, and discriminations in the field of agriculture and in the field of usage of land. So मेरे दोस्त, आप इस लैंड रिसोर्स के बारे में समझे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छा लगा होगा। टॉपिक थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा था और डेटाबेस था, फिर भी आप वीडियो को पॉज करके अच्छा से देख सकते हैं। आई बटन को भूलिएगा नहीं, लाइक, शेयर और बेल बटन को दबाइएगा तो आपको ये न्यू वीडियो तुरंत आपके पास पहुंचेगा। सो आपने समय दिया और आपने इस चीज़ को समझा और आप इसे पढ़ेंगे, ये हमारी उम्मीद है। यहाँ पर समय देने के लिए टीचर्स क्लासरूम में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।